गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग अपना पोर्शन पार्ट 10 ठेस यह अंतिम पार्ट था बच्चों, वो हम लोग ने पूरा कर चुके हैं प्रथम सत्रांत का फर्स्ट सेमेस्टर का। अतः बच्चों अभी जो भाग बाकी रह गया है वह है उपयोजित लेखन, है ना। तो अभी हमें उपयोजित लेखन का भी अध्ययन करना है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला ही हम लोग देखेंगे बच्चों निबंध लेखन। यह 7 नंबर का आता है। जैसे मैं बता रही हूँ उस विधि से आप लिखेंगे तो आपको बोर्ड में बहुत ही अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो एक एक बातों पे गौर कीजिएगा बच्चों। निबंध लिखते समय हमें क्या करना है वो देखना है। तो बच्चों निबंध के अंग पार्ट, अंग अर्थात पार्ट कितने भाग होते हैं? 3। भूमिका जिसको आप प्रस्तावना कह सकते हैं, मध्य अर्थात विषय विस्तार जो मध्य का भाग होता है बच्चों, ये बड़ा होता है। इसमें जिस विषय पे आप निबंध लिख रहे हैं उसका विस्तार करना है। कई परिच्छेद में आप लिख सकते हैं। परिच्छेद अर्थात बच्चों पैसेज। और उपसंहार अर्थात अंतिम, अंतिम भाग उपसंहार होता है जिसमें बच्चों पूरे निबंध का निचोड़ या निष्कर्ष लिखना होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एग्जामिनर इस चीज़ों पे बहुत गौर करते हैं। तो भूमिका, प्रस्तावना, मध्य, अंत भाग, ये 3 अंग होते हैं निबंध के, एकदम ध्यान में रखना है। भूमिका अर्थात प्रस्तावना, विषय विस्तार ये मध्य भाग होता है निबंध का। इसमें आप जो इस भी विषय पे आप लिख रहे हैं उसको अलग अलग पैसेज में विस्तारित रूप से लिखना है। और अंत में जो पैराग्राफ है वह उपसंहार होता है बच्चों, निष्कर्ष। यहाँ पर निबंध के कई प्रकार होते हैं बच्चों। जैसे वर्णनात्मक निबंध, इसमें कोई भी त्यौहार वगैरह है उसका जिक्र किया जाता है। विवरणात्मक निबंध जिस बारे में आपको डिटेल्स लिखना होता है। तो कोई भी ऐतिहासिक चीज़ भी हो सकता है, कोई देश के बारे में लिखना होता है, ये सब विवरणात्मक में आता है बच्चों। अब आगे है भावनात्मक निबंध जो बहुत इमोशनल होता है। जैसे परोपकार हुआ, सत्संगति हुआ, प्यारे दादाजी, मेरी माँ, प्रिय वर्षा ऋतु, ये सब बच्चों भावनात्मक निबंध है। और विचारात्मक निबंध, विचारात्मक इसमें आपको विचार करके लिखना है। कहीं से देखा हुआ, सुना हुआ ये सब आपको नहीं लिखना है, इसमें विचार करके लिखना है। इसलिए बच्चों इसे विचारात्मक निबंध कहते हैं। जैसे खेल कूद का महत्व, पर्यावरण और हम, इंटरनेट का महत्व, ये आप अपने विचार से लिखना है। और एक और भी होता है बच्चों जिसको कहते हैं आत्मकथात्मक निबंध। आत्मकथात्मक निबंध में जैसे मैं छाता बोल रहा हूँ तो छाता खुद अपने बारे में बोल रहा है, मैं हिमालय बोल रहा हूँ, ठीक है। एक पेन की आत्मकथा, ये शब्द बच्चों आत्मकथात्मक निबंध भी आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे आपने देख लिया था कि निबंध में 3 भाग होता है, भूमिका, प्रस्तावना और उपसंहार। तो भूमिका हम किस ढंग से लिखना चाहिए बच्चों वो भी देख लेना है। तो निबंध का पहला अंग भूमिका होता है और ये हमें मात्र 4 या 5 लाइन में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। भूमिका का पैराग्राफ छोटा ही लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लाइन में ही समझा देना है, ठीक है। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए क्योंकि भूमिका पढ़ने से पढ़ने वाले को, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपको उस विषय की जानकारी बहुत अच्छी है। तो प्रारंभ बच्चों प्रस्तावना बहुत अच्छे ढंग से करना है और 4 या 5 पंक्तियों में ही लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये निबंध का मध्य भाग है जिसको आप विषय विस्तार कहते हैं, ठीक है। यह निबंध का दूसरा भाग है। इसमें उस विषय से संबंधित आपको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेद अर्थात पैसेज में लिखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों अंतिम भाग। यह निबंध का तीसरा और अंतिम भाग होता है। इसमें जो भी आपने निबंध में लिखा है प्रस्तावना में और मध्य भाग अर्थात विषय विस्तार में, उसका निष्कर्ष
4 या 5 लाइन में लिख देना है। ठीक है, उसी को उपसंहार कहते हैं, अर्थात निष्कर्ष, समारोप। समारोप भी बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। अब बच्चों, निबंध लिखते समय आपको करना क्या है वो देखिए। निबंध का एक ही उद्देश्य में निबंध लिखना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, लिखना जो विषय से प्रारंभ करते हैं बीच में भटक जाते हैं, कोई दूसरे विषय पर निबंध लिखने लग जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अंक नहीं मिलते हैं। ठीक है, और आपका जो निबंध लिखते हैं बच्चों, उसमें क्रमबद्धता होना चाहिए। क्रमबद्धता मतलब सीक्वेंस ऑर्डर, हेड एंड टेल। ठीक है, वो क्रम से लिखना चाहिए, नहीं तो आप पहले मध्य लिखोगे, अंत, फिर प्रारंभ, ऐसे आप जो जम्बलिंग लिखते हो वैसा नहीं लिखना है। अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तो आपके निबंध बच्चों क्रमबद्ध होना चाहिए। ठीक है, और निबंध लिखने की भाषा शैली बहुत ही सरल होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे लग रहा है हमारे सभी बच्चों को निबंध लेखन अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना। और एग्ज़ाम में बच्चों 7 नंबर का पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा जो उपयोजित लेखन है बच्चों, जिसे पत्र लेखन कहते हैं, ये आपको 5 अंक का आता है। अब वो लिखने का तरीका समझना है बच्चों। आपने कई पत्र लिखे होंगे पर कई त्रुटियां करते हैं, वो त्रुटियां जो है गलती एग्ज़ाम में नहीं करना है। अब बच्चों, पत्र लेखन के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार बच्चों। एक होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में कौन से पत्र आते हैं? तो व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीन पत्र, शिकायती पत्र, पुस्तक डिमांड लेटर, है ना, और कोई भी आवेदन पत्र, सर्विस के लिए जो हम ये सब लिखते हैं उसको बच्चों औपचारिक पत्र कहते हैं। इसके नियम होते हैं, ये ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है। ठीक है, और जो अनौपचारिक पत्र है बच्चों, वह पारिवारिक पत्र आप इसको कह सकते हैं। जैसे आप अपने अंकल, आंटीज, फ्रेंड्स को पत्र लिखते हैं ना, जन्मदिन पे निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, है ना, तो ये शब्द बच्चों, ये सब पत्र किस में आते हैं? अनौपचारिक अर्थात पारिवारिक में। अभी आपको समझ में आ गया पत्र के दोनों प्रकार। पहला औपचारिक अर्थात व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीन पत्र, है ना, और दूसरा है अनौपचारिक अर्थात पारिवारिक पत्र। क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं बच्चों। पत्र लिखते समय संबोधन, अभिवादन, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। निवेदन अंत में लिखते हैं बच्चों। इस शब्द की जानकारी एक तख्ता आपको दिखाई दे रहा है, उसके मुताबिक ही लिखना है। जैसे यदि आप पिताजी को लिख रहे हैं, अपने गुरु को लिख रहे हैं, या बड़े भाई को किसी को लिख रहे हैं, तो आदरणीय, माननीय, पूजनीय शब्द का इस्तेमाल करना है और उनका स्वागत, अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम या चरण स्पर्श से करना है। और समारोप करते समय निवेदन आप क्या करेंगे? आपका कृपाकांक्षी या आपका आज्ञाकारी, है ना, आपका स्नेह पात्र इत्यादि। यदि आप अपने से छोटों को लिखते हैं बच्चों पत्र, तो उसमें आप प्रिय या प्रियवर, चिरंजीव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभिवादन के तौर पे शुभ आशीर्वाद या प्रसन्न रहो, सदा खुश रहो, ये शब्द का इस्तेमाल करना है। और लास्ट में निवेदन में तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा हितैषी इत्यादि आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि आप अपने हम उम्र के लोगों को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, तो उन्हें आप प्रिय, मित्रवर, प्रियवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्नेह, नमस्ते वगैरह लिख सकते हैं। और अंत में अभी निवेदन में तुम्हारा मित्र, तुम्हारा स्नेही, तुम्हारी फ्रेंड, जो भी लिखना आप लिख सकते हैं। अब बच्चों, अधिकारी को यदि पत्र लिखना है, जैसे अनौपचारिक पत्र, इसमें आपको प्रिय वगैरह, प्रणाम वगैरह नहीं लिखना रहता है। यहाँ पे गौर कीजिए अंतर क्या है। यहाँ पे बच्चों संबोधन में श्रीमान या श्रीमती का इस्तेमाल करते हैं, महोदया का इस्तेमाल करते हैं। और समारोप में
समारोह में यहाँ अभिवादन वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे से ज़्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं। ठीक है, तो और अंत में हम क्या लिखेंगे? भवदीय, आपका या आपकी। ठीक है, यदि अधिकारी को पत्र लिखना है, आप मान्यवर, श्रीमान वगैरह लिख सकते हैं, या आपका आज्ञाकारी, आपका कृपांकाक्षी इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पत्र। अभी बच्चों 1 साल से अभी ये पोर्शन में थोड़ा बदलाव आया है पत्र में। पहले जैसा लिखते थे वैसा नहीं है। अभी हर चीज़ बाएं बाजू से शुरुआत करना है। आप देख रहे हैं दोनों एड्रेस बाएं बाजू में ही होना चाहिए। तो पहला है, आप देख रहे हैं सेवा में, आप उसके ऊपर दिनांक लिख सकते हैं। फिर प्रधानाचार्य, एक किस लिए पत्र लिखा गया बच्चों? ये औपचारिक पत्र है ये। ठीक है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, लीव नोट्स जिसे आप कहते हैं। ठीक है, और लीव नोट्स हम कब लिखते हैं? जब हमें छुट्टी चाहिए रहता है, और छुट्टी के लिए कुछ कारण बताना चाहिए, है ना। तो ये आप देख लीजिए किस ढंग से लिखा गया है पत्र। प्रधानाचार्य महोदय, आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे और फिर विषय लिखेंगे। विषय में क्या? औपचारिक में बच्चों विषय लिखना होता है, अनौपचारिक में विषय नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अनौपचारिक में विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु औपचारिक में लिखना ही है। इस पे मार्क्स होते हैं। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, और संबोधन में आप श्रीमान या श्रीमती जी लिख सकते हैं। सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से लौटने के पश्चात मुझे तेज बुखार हो गया था। डॉक्टर ने 3 दिन तक विश्राम करने के लिए कहा है। कृपया मुझे आप कोई भी डेट डाल दीजिए, फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ तक आपको छुट्टी चाहिए वो डाल दीजिए। और बस जैसे आपका पत्र ख़त्म हुआ, पूर्ण विराम डालकर नेक्स्ट लाइन में आप लिखो, एक लाइन छोड़ देना, वहाँ पे आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, अपना क्लास, अपना रोल नंबर, नीचे तारीख और अपना ईमेल आईडी। ऊपर और नीचे बच्चों दोनों जगह लिखना होता है। दोनों एड्रेस के समाप्ति में ईमेल आईडी अभी लिखना अनिवार्य किया है बोर्ड के मुताबिक। ठीक है, तो ईमेल आईडी ज़रूर लिखना। अब बच्चों यह जो है यह अनौपचारिक पत्र है। जैसे आप देख रहे हैं सामने, अपने मित्र को जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र लिखिए। इसमें आपको विषय लिखने की आवश्यकता नहीं है। बधाई पत्र हुआ, या आप अपने भाई को, बहन को सेहत के बारे में या पढ़ाई के बारे में अगर आप पत्र लिखते हैं तो उसमें भी विषय लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया है आप सभी को? ओके बच्चों, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा जो है उपयोजित लेखन, वो है बच्चों कहानी। कहानी लेखन भी आता है। एकदम गौर से आप सुनते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। ये 28 से 30 नंबर का आपका उपयोजित लेखन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। कहानी लेखन आपको 4 नंबर का आता है, 4 मार्क्स। अब कहानी के भी बच्चों प्रकार हैं, कई ढंग से पूछा जाता है। अशब्द शब्दों के आधार पर 3-4 शब्द दिए गए होते हैं, उसके आधार पे कहानी फ्रेम करनी होती है। दूसरा है मुद्दों के आधार पे, विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स। तीसरा है सुवचन अर्थात सुविचार, कहावतों के आधार पर। 3 ढंग से कहानी पूछी जाती है बच्चों, परंतु महाराष्ट्र बोर्ड के मुताबिक ज़्यादातर 99% दूसरा जो प्रकार है मुद्दों के आधार पर, पॉइंट्स के आधार पर, यही आता है। ठीक है, तो हम मुद्दे के आधार पर समझ लेते हैं और इसके नियम भी हम लोग जान लेंगे बच्चों। ठीक है, अभी प्रश्न इस ढंग से पूछा जाता है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर, मुद्दे अर्थात पॉइंट्स आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और सीख भी लिखिए। शीर्षक अर्थात बच्चों सूटेबल टाइटल, सीख अर्थात मॉरल। ठीक है, जैसे भी आप यहाँ पे पॉइंट्स देखिए बच्चों। एक लड़की अपना जन्मदिन अलग तरीके से मनाना, अपने लिए कुछ न लेना, दूसरों को बांटना, खुशी का अनुभव करना, सीख।
यहाँ पे जो मुद्दे दिए गए हैं बच्चों, उसको क्या करना चाहिए, कभी भी याद रखो, मुद्दों को 2 या 3 बार अच्छे तरह से मन में पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने पर बच्चों आपको एक आइडिया आ जाता है, और कहानी में मुद्दे जो दिए हैं, मुद्दे को पकड़ कर ही कहानी लिखना है, एक भी मुद्दे मिस आउट नहीं करने हैं। तभी आपके कहानी में क्रमबद्धता रहेगा, आपकी कहानी सीक्वेंस ऑर्डर से आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो मुद्दे बहुत ज़रूरी है। अगर मुद्दे ना हो बच्चों, तो आपको मुद्दे खुद फ्रेम कर लेना चाहिए। अब बच्चों आप क्या करेंगे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलें, तो उसके लिए कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे बच्चों, पहला है, मुद्दे 2-3 बार पढ़ें। जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसको 2-3 बार अच्छे से मन में पढ़ लो। कहानी की रूपरेखा पहले तैयार कर लें। यदि मुद्दे नहीं दिए गए हैं, रूपरेखा अर्थात बच्चों मुद्दे, अगर मुद्दे नहीं दिए गए हों, शब्द दिए गए हों, तो पहले एक रफ आइडिया आप पेपर के लास्ट पन्ने पर पेंसिल से लिख लीजिए, रफ आइडिया, तो आपको एक रूपरेखा तैयार हो जाएगी। अब वो रूपरेखा के आधार पर ही कहानी लिखेंगे बच्चों, तभी सीक्वेंस होता है, नहीं तो आप ऊपर नीचे आपका कहानी हो जाएगा, तो अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। अब बच्चों, कहानी का हम प्रारंभ कर रहे हैं, कैसे, तो पहले शीर्षक देना ना भूलें। पहले टाइटल दे दीजिए, नाम पहले लिखिए। आपको नाम है, आपके टीचर का नाम है ना, घर का नाम है, विद्यालय का नाम है, हर एक विषय का नाम है, तो बच्चों कहानी बेनाम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने नाम नहीं लिखा है शीर्षक, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसीलिए बच्चों, और हम लोग क्या करते हैं लिखते समय, फटाफट फटाफट लिखते जाते, बाद में लिखेंगे शीर्षक, ऐसा सोचते हैं और ध्यान नहीं रहता है। अगला प्रश्न हम लोग करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमेशा कहानी लिखने की शुरुआत में ही आप नाम डाल दीजिए, शीर्षक लिख दीजिए। ठीक है, कहानी का आरंभ, शुरुआत ऐसा करना चाहिए, इतना आकर्षक होना चाहिए कि पढ़ने वाला जो है एग्जामिनर, वो पूरी कहानी पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए। इतना अच्छा प्रारंभ करना चाहिए। और अगला पॉइंट है बच्चों, कहानी रोचक हो तो समझ में आ सके, तो ऐसा लिखना है बच्चों, बीच बीच में कहावतें, मुहावरे, या कोई काव्य पंक्तियाँ याद आ गए रिलेटेड विद डैट, तो आप वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं। उससे आपकी कहानी और भी रोचक, दिलचस्प बन सकती है। ठीक है, कहानी लिखते समय हमेशा ध्यान में रखना है, कौन से टेंस में लिखना है, पास्ट टेंस में। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखना चाहिए। ठीक है, अगला है बच्चों, संवाद अवतरण चिन्ह में ही लिखें। यदि कोई संवादात्मक सेंटेंस आया, वाक्य आया, तो इन्वर्टेड कामा अर्थात अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल अवश्य करें। जैसे कछुए ने कहा खरगोश से, तुम चलो मैं आता हूँ। तुम चलो मैं आता हूँ, ये उसके वाक्य हैं, तो यहाँ पे बच्चों अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल होगा। समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब? ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं बच्चों, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और कहानी अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 पन्ने कहानी लिखते जाओ और दूसरे प्रश्न का समय चला जाए, तो कहानी 3 पैसेज में, 1 पन्ने में वाइंड अप कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज, बस, ज़्यादा नहीं लिखना है। छोटी कहानी छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों लास्ट एक पैराग्राफ बनाना है जिसमें सीख लिख दीजिए, वो कहानी से आपको क्या सीख मिलती है ना, ये आपको अवश्य लिखना चाहिए।